से सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा टालने के बाद केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि मेडिकल कॉलेजों से जुड़ी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षा अब अपने तय तारीख पर नहीं होगी, जो इसी महीने 2 दिन बाद यानी कि 18 अप्रैल को होनी थी। लेकिन सरकार ने तेजी से फैल रहे वायरस की वजह से इसे टालने का ऐलान किया। परीक्षा की अगली तारीख क्या होगी, ये फैसला अब बाद में होगा। ये जानकारी ट्वीट कर खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी। रूस के वेरोनेज से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां जंगल में लगी आग ने वहां के कई मकानों को जलाकर राख कर दिया। खतरे को देखते हुए आसपास के करीब 700 से भी ज्यादा घरों को खाली करवाया गया है, क्योंकि गर्म हवाओं की वजह से आग तेजी से रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ने लगी। कुछ ही घंटों में उसने जंगल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। धधकते जंगल से धुएं का गुब्बार आसमान की ओर उठता नजर आया। आग से जंगल को तो भारी नुकसान हुआ ही, आसपास मौजूद कई मकानों को भी ये खतरनाक लपटें लील गयी। ड्रोन से बनाए गए वीडियो में रिहायशी इलाकों में आग से हुई तबाही की जो तस्वीरें दिखी, उसने तो रोंगटे खड़े कर दिए। जहाँ तक नजर गई, जले हुए मकान और सामान ही बिखरे दिखाई दिए। लपटों से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वो जंगल के बीचों बीच लपटों पर पानी की बौछार करते नजर आए। खतरे को देखते हुए फायर ब्रिगेड की कई टीमें जगह जगह तैनात कर दी गयी। सैकड़ों लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गयी। उत्तराखंड सरकार ने बताया कि 10 से 14 अप्रैल के बीच हरिद्वार में 2167 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। हरिद्वार में इन दिनों कुंभ भी चल रहा है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे हुए हैं। गुजरात के वडोदरा प्रशासन को 100 नए वेंटिलेटर मिल गए। अब इन सभी को वहां के अलग अलग अस्पतालों में भेजा जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन के मरकज में 50 लोगों को एक दिन में नमाज पढ़ने की मंजूरी दे दी। इन दिनों रमजान चल रहे हैं और इसी के लिए ये मोहलत मांगी गई थी। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक बैठक के दौरान बीजेपी और कांग्रेस विधायक के बीच बहस हो गई। बताया गया, ये बैठक कोरोना खतरे से निपटने के लिए बुलाई गई थी। लॉकडाउन की कड़ाई से पालन होता है। मिस्र के शर्किया में एक हुए ट्रेन हादसे में 15 से ज्यादा लोग घायल हुए। यात्रियों से भरी ये ट्रेन राजधानी काहिरा से खुली थी और शर्किया आते आते उसके 2 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके बाद उसमें धुआं निकलने लगा। धुएं को देख ट्रेन में बैठे लोग डर गए और वो डिब्बों से उतरकर इधर उधर भागने लगे। इस दौरान दूसरी तरफ से एक ट्रेन भी आती दिखाई दी। ट्रेन के ड्राइवर ने लोगों को भागते देख समझदारी दिखाई और उसकी रफ्तार कम कर दी। थोड़ी देर बाद उस जगह पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इनमें वो लोग भी थे जो ट्रेन में सफर कर रहे थे और हादसे के बाद घबराकर नीचे उतर गए थे। इस हादसे की वजह से उस रूट पर काफी देर तक दूसरी ट्रेनों की आवाजाही ठप रही। इराक की राजधानी बगदाद में एक बाजार में हुई भीषण बम धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। धमाका विस्फोटकों से लदी एक कार में हुआ, जो इतना जबरदस्त था कि उसने पूरे इलाके में तबाही मचा दी। धमाके के बाद उस कार के अलावा आसपास खड़ी दूसरी गाड़ियों में भी आग लग गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में कई गाड़ियां लपटों से घिरी नजर आई। आग से निकलने वाले धुएं ने तो पूरे इलाके को इस तरह ढक दिया कि सामने कुछ भी दिखना ही बंद हो गया। धमाके के बाद वहाँ दहशत फैल गयी। घबराए हुए लोग इधर उधर भागते नजर आए। बताया गया कि सेकंड हैंड चीजों के इस बाजार में काफी भीड़भाड़ होती है, जिस वजह से काफी लोग धमाके की चपेट में आ गए। धमाके के बाद राहत बचाव दल के लोग भी वहां पहुंचे। सामने आई तस्वीरों में दमकल के लोग गाड़ियों में लगी आग बुझाते दिखे। धमाके के बाद की तस्वीरें तो और भी डरावनी थी। धमाके के बाद पूरा इलाका मलबे के ढेर में बदल गया। जहाँ धमाके में तबाह हुई गाड़ियों के परखच्चे बिखरे नजर आए। उत्तर प्रदेश के बागपत में कोरोना नियमों को ताक पर रखकर भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ताओं ने आम्बेडकर जयंती मनाई। एक दिन पहले भीमराव आम्बेडकर की जयंती के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। जश्न में डूबे इन लोगों ने न तो एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखने का ख्याल रखा और मास्क की अहमियत भी दरकिनार कर दी। ये लोग एक दूसरे के करीब खड़े होकर तलवार से केक काटते दिखे। कार्यक्रम में जुटे कई लोगों ने आम्बेडकर जयंती के मौके पर डांस भी किया। बिहार के समस्तीपुर से रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया। वहां तेल के एक टैंकर में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि इस टैंकर से तेल की चोरी की जा रही थी, तभी उसमें आग लग गई। टैंकर में काफी मात्रा में पेट्रोल भरा था, जिसकी वजह से उसने देखते ही देखते आग पकड़ ली।
आग इतनी भीषण थी कि उससे कई फीट ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। आग से निकलने वाला काला धुआं तेजी से आसमान की तरफ फैलने लगा। भीषण आग को देख आसपास के इलाके में अफरा तफरी फैल गई। आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बाद में पुलिस और दमकल को आग की जानकारी दी गई। इसके बाद पुलिस की एक टीम भी वहां पहुंची, जो लोगों को वहां से दूर हटाने की कोशिश करती दिखाई दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन एम्स पहुंचे हैं, कोरोना तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तो खुद एम्स पहुंचे हैं स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, दिल्ली के एम्स पहुंचे हैं क्योंकि लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और मामले रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री कोरोना की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद एम्स पहुंचे हैं और लगातार वो लोगों से अपील भी कर रहे हैं, जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है उसमें वैक्सीन लगाएं, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें। So these students who are remaining here are usually the interns amongst the MBBS who are working on duty, and also some of the final year and second year students who are having their what is called the exam, which is the redo exam. Okay. So few of them are there, but then there are students whom we are trying to persuade to go home. There are foreign nationals in each year who are unable to go because they come from very far. We should encourage as many as we can if they could go home, because that is also something that we need to do, because as you know, we have some undergraduate students admitted in Jhajjar as a cluster because they all sit together, have their meals together. It's difficult to have COVID appropriate behavior in a hostel where the toilets are common. So it's important that we start encouraging them also to go home. So while you will continue, I'll just quickly quip in that these students who are in a higher grade like 4th and 5th year might be required to help us, and also we have to look at whether we should continue with the exit exam because we want to hold our force. If they allow them to exit, then they generally don't stay. बंगाल चुनाव के बीच प्रधानमंत्री ने बीजेपी का थीम सॉन्ग जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी का थीम सॉन्ग जारी किया, जिसमें टीएमसी केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच लॉकडाउन के डर से लोगों में अपने गांव लौटने की होड़ मच गई। जयपुर रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर राजस्थान के अलग अलग जिलों समेत गुजरात से बड़ी तादाद में यूपी बिहार के लोगों के लौटने का सिलसिला भी तेज हो गया। ये डर पैदा हो रहा सबके अंदर कि ऐसा नहीं हो कि लॉकडाउन लग जाए, उससे पहले घर लौट जाए। इस होड़ की वजह से रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भारी भीड़ जमा हो गई। लॉकडाउन की वजह से पिछले साल भारी परेशानी झेल चुके कई लोग इस बार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। पहले बार भी यहाँ 3 महीने फंसे थे, लॉकडाउन लगा तो अभी इसके लिए जल्दी चले जा रहे हैं। यूपी के अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के पास लगने वाला गेट बनकर तैयार हो गया। इसे राजस्थान के जोधपुर में तैयार किया गया। जोधपुरी पत्थरों से बनकर तैयार हुआ ये गेट अब अयोध्या भी रवाना कर दिया गया। पंचकोशी परिक्रमा मार्ग नया घाट अयोध्या जी में ये लगेगा। कोरोना की विदेशी वैक्सीन जल्द भारत में मिल सकेगी। इसके लिए सरकार ने नियम आसान कर दिए, जिसके तहत विदेशी वैक्सीन से जुड़े आवेदन पर 3 दिनों में सभी जरूरी कार्रवाई पूरी करनी होगी। सरकार ने ये निर्देश अपने उन सभी विभागों को दिए जो टीकों को मंजूरी देते हैं। अमेरिका के जॉर्जिया से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक आदमी ने पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसमें 3 पुलिस वाले घायल हो गए। बताया गया कि यह घटना 12 अप्रैल की है, जिसका वीडियो पुलिस ने अब जारी किया, जिसमें वो हमलावर पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता नजर आया। बताया गया कि हमलावर करीब 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। शक होने के बाद पुलिस की कई टीमें उसके पीछे लग गई। पुलिस ने उसका करीब 75 किलोमीटर तक पीछा किया। इसी बीच हमलावर की गाड़ी एक स्कूल से टकराकर रुक गई, जिसके बाद पीछा कर रही पुलिस की कार उसके करीब पहुंच गई। लेकिन इससे पहले कि पुलिस वाले को समझते, वो अचानक से उनकी गाड़ी के सामने आ गया और ऑटोमेटिक राइफल से उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगा। बताया गया कि इससे पहले उसने पुलिस की एक दूसरी टीम पर भी हमला किया। बाद में पुलिस ने भी जवाब दिया और उसे वहीं मार गिराया। इस बीच हमलावर के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। यूरोप के देश क्रोएशिया में पुलिस ने फलों के कंटेनर में छिपाकर ले जाई जा रही करीब 600 किलो कोकेन बरामद की। अनुमान है कि इस कोकेन की कीमत 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ऐसे में वहां मीडिया में दावा किया जा रहा है कि ये क्रोएशिया में जब्त की गई ड्रग्स की सबसे बड़ी खेपों में एक है।
जो कि समंदर के रास्ते चोरी छिपे ले जाई जा रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचती, पुलिस और कस्टम विभाग को भनक लग गई। पुलिस ने बंदरगाह पर कंटेनर को खुलवाया, देखा तो वो खाली था। पुलिस को शक हुआ, खोजी कुत्ते मंगवाए गए और कुत्तों को कंटेनर से कोकेन की बू आ गई। फिर तो कंटेनर को काटा गया और सामने कोकेन के इतने पैकेटों को देखकर पुलिस के होश उड़ गए। वैसे तो एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशन में पुलिस ने ये कोकेन 2 हफ्ते पहले जब्त की थी, लेकिन उसने इसका खुलासा अब किया। कोरोना के कहर को देखते हुए यूपी और गुजरात में भी बोर्ड की परीक्षाएं टल गई। न्यूज 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रहे इजाफे को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को टालने का फैसला किया। मई में परीक्षाओं की नई तारीखों पर विचार किया जा सकता है। यूपी की ही तरह गुजरात में भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं टाल दी गई, जबकि पंजाब सरकार ने पहले से ही 11वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट करने का फैसला लिया। हालांकि 12वीं की बोर्ड एग्जाम पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। वहीं हरियाणा सरकार ने 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को कुछ दिनों के लिए टाल दिया। नौकरी छिन जाने के डर से इटली की राजधानी रोम में विमान कंपनियों के सैकड़ों कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने के लिए पायलट, फ्लाइट अटेंडेंट समेत दूसरे कर्मचारियों ने इटली के आर्थिक विकास मंत्रालय की बिल्डिंग पर धावा बोल दिया। और आर्थिक तंगी से जूझ रही इटली के मुख्य एयरलाइंस अलितालिया के कर्मचारी तो उसका ताबूत लेकर ही वहां पहुंच गए। मंत्रालय की बिल्डिंग के बाहर बैनर, पोस्टर और प्लेकार्ड थामे कर्मचारियों ने सीटियां बजा बजाकर खूब शोर मचाया। प्रदर्शनकारियों ने विमान कंपनियों को मदद देने की मांग की। साथ ही अंदेशा भी जताया गया कि सरकार अलितालिया एयरलाइंस को बेचना चाहती है। Noi siamo l'orgoglio di questa azienda e non vogliamo che... सामने आई तस्वीरों में एक प्रदर्शनकारी तो बिल्कुल अनोखे अंदाज में नजर आई। उसके मुंह पर मास्क और हाथ बेड़ियों में जकड़े दिखे। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर मार्च भी निकाला। एक जगह तो उन्होंने एक सड़क पर थोड़ी देर के लिए कब्जा भी जमा लिया, लेकिन फिर पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। ग्रीस के थेसालोनिकी में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। ग्रीस में एक नए कानून के तहत पुलिस को यूनिवर्सिटी परिसर में घुसकर कार्रवाई करने की ताकत दी गई है, जिसके खिलाफ पिछले कुछ वक्त से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। और इसी कड़ी में थेसालोनिकी में भी करीब 7000 लोगों ने विरोध मार्च निकाला, लेकिन जल्दी ही उनका ये प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। भीड़ में शामिल कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। इसके बाद तो जैसे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जंग सी छिड़ गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले और आवाज करने वाले ग्रेनेड दागकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन जवाब में उपद्रवियों ने भी उन पर पेट्रोल बमों की बौछार कर दी। ऐसा लगा कि जैसे वहां युद्ध छिड़ गया हो। सड़क जंग का मैदान लगने लगी। काफी देर तक चली इस हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी को वहां से खदेड़ दिया। महाराष्ट्र सरकार ने प्रधानमंत्री से ऑक्सीजन भिजवाने की मांग की। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखा और हवाई जहाज के जरिए दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन भिजवाने की मांग की। साथ ही उन्होंने व्यापारियों का मुद्दा भी उठाया और उन्हें जीएसटी रिटर्न के लिए 3 महीने देने की गुजारिश की। राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र की कोरोना के खिलाफ तैयारी पर फिर सवाल उठाए और वैक्सीन लगाने के लिए चलाए गए टीका उत्सव को ढोंग बताया। पहलवान सरिता मोर ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। गुजरात के वलसाड में एक परिवार ने वहां के एक अस्पताल पर मनमानी का आरोप लगाया। इस परिवार का आरोप है कि कोरोना से उसके मरीज की मौत के बाद अस्पताल ने बिल न देने पर शव नहीं लौटाया और उनकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने इन सभी आरोपों को गलत बताया। यूपी के अमरोहा से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक कार बेकाबू होकर पलट गई। ये पूरी घटना सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू होकर हवा में उछलती दिखाई दी और फिर सड़क किनारे आकर गिरी। इस बीच वहां खड़े एक आदमी की जान बाल बाल बच गई। कार को अपने ऊपर आता देख वो आदमी वहां से अपनी जान बचाकर भागा। थोड़ी देर बाद हादसे वाली जगह पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस हादसे में कार में बैठे दोनों लोग घायल हो गए। चीन अब हाइपरसोनिक मिसाइलों का एक खतरनाक नेटवर्क बनाने में जुट गया है। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि चीन हाइपरसोनिक मिसाइलों का नेटवर्क तैयार कर अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। वो हाइपरसोनिक मिसाइलों का नेटवर्क जोड़कर अब स्मार्ट स्वॉर्म हथियार बनाने की फिराक में है। हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज उड़ती हैं, जबकि स्मार्ट स्वॉर्म ऐसे कई मिसाइलों को जोड़कर एक साथ हमला करने की तकनीक को कहते हैं। ये स्मार्ट स्वॉर्म हाइपरसोनिक मिसाइलों से काफी ज्यादा खतरनाक होगा।
क्योंकि कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता की वजह से रडार में इसे पकड़ पाना काफी मुश्किल होगा। यही नहीं, इसकी मदद से कहीं भी किसी भी समय परमाणु हथियारों को दागा भी जा सकेगा। चीनी वैज्ञानिक स्मार्ट स्वॉर्म पर काफी जोर शोर से काम कर रहे हैं। 15 दिनों की कर्फ्यू के समय महाराष्ट्र में भारी सख्ती बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में 1 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगने के बाद से ही मुंबई में काफी सख्ती बढ़ती जा रही है। पुलिस लगातार बैरिकेडिंग करके सड़क पर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। साथ ही बेवजह बाहर निकलने वालों को चेतावनी भी दे रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए बेंगलुरु में प्रशासन की तरफ से कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से कोरोना से जुड़े मामलों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही कोरोना पर 1912 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। त्रिपुरा के धर्मनगर में पुलिस ने 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। चंडीगढ़ में मटका चौक के पास बीच सड़क पर अचानक एक गाड़ी में आग लग गई। गनीमत रही कि गाड़ी में बैठे सभी लोग समय रहते ही बाहर निकल आए, जिससे उनकी जान बच गई। चलो जानी नुकसान कोई नहीं होया, पर गड्डी दी हालत तुसी देख सकते हो। गड्डी ਜਿਹੜੀ बड़ी बुरी तरह सड़ गई है, जल गई है। उत्तराखंड की केदार घाटी में जलते अंगारों पर नाचकर लोगों ने जाग मेला मनाया। एक परंपरा के मुताबिक वहां जाग देवता के लिए लगने वाले मेले का समापन अंगारों पर नाचकर किया जाता है। लाखों हजारों लोग यहाँ पर आते हैं सिर्फ इसीलिए कि वो यहाँ जाग देवता का आशीर्वाद ले जाएं। यूपी के अमरोहा में कार बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। ये पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हादसा 13 अप्रैल को हुआ था, जिसका वीडियो अब सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना पर गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है और अपने कर्मचारियों को कहा है कि अफसर घर से ही काम करेंगे। इसके अलावा जो तादाद है वो आधी होगी, यानी कि सिर्फ 50% कर्मचारी ही दफ्तर में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी को अलग अलग समय में आना होगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके और जो अफसर हैं जो घर से काम कर सकते हैं वो घर से ही काम करें। तो कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए गृह मंत्रालय ने नया आदेश जारी किया है और कहा है कि दफ्तर में 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। अमित पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, गृह मंत्रालय का ये आदेश है कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले जितने भी अधिकारी हैं अंडर सेक्रेटरी स्तर पे जितना हो सके वह घर से काम करे। इसके अलावा जो कार्यालय की क्षमता है, ऑफिस की क्षमता है, उसको 50% तक कर दी जाए। इसके अलावा जो अधिकारी या कर्मचारी किसी दिन अगर ना आ पाए तो उसकी अनुपलब्धता की सूचना कर दें और अपना काम वह घर से कर सकते हैं। इस तरीके का जो ऑर्डर है यह 30 अप्रैल तक प्रभावित रहेगा। इसी तरीके का आदेश पिछले साल भी जब दिया गया था, जब पूर्ण लॉकडाउन था, तो एमएचए ने यह आदेश दिया है और कुल मिलाकर कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर यह आदेश दिया है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि आगे अन्य जो सरकारी विभाग हैं उनमें भी इसी तरीके बिल्कुल। तो अमित जानकारी दे रहे थे, 30 अप्रैल तक है ये नया आदेश, जिसमें गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि आधी तादाद में कर्मचारी दफ्तर में काम करेंगे। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा के सोनीपत कुंडली बॉर्डर से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां किसान आंदोलन में शामिल किसानों की कुछ झोपड़ियां जलकर राख हो गई। यह आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन कुछ देर में ही इसने लोगों को दहशत से भर दिया। सामने आई एक तस्वीर में कुछ झोपड़ियां लपटों में घिरी दिखी, जबकि उन्हें बचाने की कोशिश में कुछ लोग इधर उधर भागते दिखे। आग इतनी भीषण थी कि वहां मौजूद किसान उन झोपड़ियों के अंदर रखे सामान को भी बाहर निकाल नहीं पाए। कुछ देर बाद आग बुझा दी गई, लेकिन वहां सब कुछ जलकर राख हो गया। विवादास्पद बयान मामले में चुनाव आयोग ने बीजेपी के 2 नेताओं पर कार्रवाई की। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता सायंतन बासु को नोटिस भेजा और उनसे जवाब मांगा। सायंतन पर विवादास्पद बयान देने का आरोप है। यही नहीं, इसी मामले में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष पर 24 घंटे तक चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी गई। महाराष्ट्र के पुणे में कलेक्टर ऑफिस के बाहर कुछ लोगों के धरने के बाद 3500 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल गए। ये इंजेक्शन कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होता है, जो कि बीते कई दिनों से कोरोना मरीजों के परिवार वालों को नहीं मिल पा रहा था, जिसके बाद वो प्रदर्शन के लिए सड़क पर बैठ गए। इन लोगों ने यहाँ कलेक्टर ऑफिस के सामने ये ठिया आंदोलन शुरू किया है। इंजेक्शन के लिए पिछले 3 दिन से ये सब लोग इधर उधर घूम रहे, लेकिन धरने पर बैठे इन लोगों ने आरोप लगाया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की जा रही है। किधर इंजेक्शन है किसी को पता नहीं है, हम ढूंढ रहे, मिल नहीं रहा है, ब्लैक में तो लोगों को मिल रहा है। भारत के गगनयान कार्यक्रम में फ्रांस भी हिस्सा लेगा। भारत की योजना 2022 में आजादी के 75 साल पूरा होने पर गगनयान अंतरिक्ष में भेजने की है।
राजस्थान में विधानसभा की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार जारी है। भीलवाड़ा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने चुनावी जनसभा की, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने कोरोना नियमों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। अब तो मुझे कोरोना हो गया था, अभी जो मीडिया के सामने आते समय तो मुझे मास्क लगाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने अदालतों में महिला जजों की कमी पर सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने ये टिप्पणी भी की कि महिला वकील परिवार या दूसरी जिम्मेदारियों की वजह से जज नहीं बनना चाहती। आगरा से एक दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां 2 बसों में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि दोनों बसें कबाड़ के गोदाम में खड़ी थी, जहां उन्हें काटने का काम चल रहा था। इसी बीच गैस कटर से निकली चिंगारी से एक बस में आग लग गई, जिसने पास में ही खड़ी दूसरी बस को भी अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते दोनों बसें भीषण लपटों में घिर गई। जबरदस्त आग को देखकर वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए। बाद में जानकारी मिलने पर दमकल की गाड़ी वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन जब तक आग बुझाई जाती दोनों बसें पूरी तरह जलकर राख हो गई। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से कई राज्यों में हो रही ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन का आयात करने का फैसला लिया है। इसके तहत 50,000 मैट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन आयात किया जाएगा। इसके साथ ही 100 नए अस्पतालों में पीएम केयर फंड के तहत ऑक्सीजन प्लांट भी बनाए जाएंगे। देश में 12 राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मामले आ रहे हैं और इन राज्यों में ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है। ये राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। यही नहीं, भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार की संस्था हाफकिन इंस्टीट्यूट को भारत बायोटेक को कोवैक्सीन के प्रोडक्शन की इजाजत भी दे दी है। महाराष्ट्र सरकार इसके लिए केंद्र से इजाजत मांग रही थी। पाकिस्तान में पाबंदी से बौखलाए तहरीके लब्बैक के समर्थकों ने पुलिस वालों को पीटने के साथ ही कई शहरों में उत्पात मचाया। हिंसा फैलाने की वजह से इस संगठन पर इमरान सरकार ने एक दिन पहले ही बैन लगा दिया था, जिस पर तहरीके लब्बैक के समर्थक आपे से बाहर हो गए और उन्होंने लाहौर में एक पुलिस वाले पर अपना गुस्सा उतारा। उसे बुरी तरह पीटने के बाद उन लोगों ने उसे जमीन पर गिरा दिया और फिर वहां नारे लगाने लगे। लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक। इसके साथ ही कई जगहों पर आगजनी कर इस संगठन के समर्थकों ने सड़क को जाम कर दिया। यही नहीं, सड़कों पर कोहराम मचाने के दौरान उन लोगों ने कई गाड़ियों को भी निशाना बनाया। हालात जब तेजी से बिगड़ने लगे तो कुछ जगहों पर पुलिस को भी सख्ती बरतनी पड़ी। पुलिस ने हवा में इतनी गोलियां चलाई कि पूरा शहर कांप उठा। हालांकि इसके बावजूद कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। खबर है कि पुलिस और तहरीके लब्बैक के समर्थकों के बीच हुई झड़प की घटनाओं में कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायणन को जासूसी के फर्जी मामले में फंसाने के पीछे किसका हाथ था, इसकी जांच अब सीबीआई करेगी। न्यूज 18 के एहतेशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मामले की सीबीआई जांच करवाने का आदेश दिया गया। सीबीआई को 3 महीने में ये जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट अदालत में सौंपनी होगी। साथ ही कोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट को भी गोपनीय रखने का आदेश दिया। इस कमेटी की रिपोर्ट में कोर्ट ने पाया कि इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायणन को जासूसी के फर्जी मामले में फंसाया गया था, जिसमें कुछ अधिकारियों के शामिल होने की भी बात कही जा रही है। इसरो के कई बड़े प्रोजेक्ट से जुड़े रहे नंबी को 1994 में जासूसी के फर्जी मामले में फंसाया गया था, मगर वो 2 साल बाद बरी हो गए थे और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश भी दिया था। कोरोना के कहर से देश भर के शमशान घाटों पर शवों का अंबार लग गया, जिसकी कुछ तस्वीरें महाराष्ट्र के उस्मानाबाद से सामने आई, जहां एक शमशान घाट पर एक साथ 19 शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां अंतिम संस्कार के लिए शवों की लाइन लगी हुई थी। कम वक्त में ज्यादा शवों को मिट्टी में विलीन करना था। कुछ इसी तरह के हालात गुजरात के सूरत में भी देखने को मिले, जहां एक शमशान घाट पर लगातार शवों का अंतिम संस्कार होने से लकड़ियों की कमी होने लगी। प्रमाण में लाशों अत्यारे आवे छे, जलाव लाकड़ानो पण मोटो भागनो स्टॉक खत्म थयो छे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक शमशान का भी वीडियो वायरल हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में शव एक साथ जलते दिखाई दिए। कहा जा रहा है ये शव कोरोना मरीजों के थे, जिनका अंतिम संस्कार किया गया। तो वहीं दिल्ली में कोरोना के कहर के बाद कब्रिस्तान में शवों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ने लगी है, जिसकी एक तस्वीर विक्रम नगर इलाके में मौजूद दिल्ली के सबसे बड़े
जदीद कब्रिस्तान अहले इस्लाम से सामने आई, जहां खुदाई करने वाली एक मशीन काम करती दिखाई दी ताकि ज्यादा से ज्यादा शवों को दफनाने के लिए जगह मिल सके, क्योंकि वहां शवों को दफनाने के लिए जगह मिलना मुश्किल हो रहा है। कब्रिस्तान की देखरेख करने वालों ने बताया कि बीते 10 दिनों में 50 से ज्यादा लोगों को वहां दफनाया जा चुका है। पहले ही इस कब्रिस्तान में कोरोना से जान गंवाने वालों के लिए अलग जगह बना दी गई थी, जो कि कब्रिस्तान कमेटी को कम पड़ती दिख रही है। अभी हाल फिलहाल में तो मैं ये कहूँगा तकरीबन 200 लोगों की जगह है, बाकी जेसीबी अपना काम कर रही है, जगह बढ़ा रहे हैं। चुनाव आयोग ने आज कोलकाता में सभी दलों की एक अहम बैठक बुलाई है। आज दोपहर 2 बजे होने वाली इस बैठक में कोरोना की बढ़ते खतरे पर बात होगी। साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से सभी दलों से कोरोना की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने को कहा जाएगा। बंगाल में अभी 4 चरण के चुनाव बाकी है। 17 अप्रैल को 5वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। बंगाल में भी कोरोना तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। वहां एक दिन में 6000 से ज्यादा नए मरीज मिले तो 24 घंटों में 22 लोगों की मौत भी हुई। इस बीच ममता बनर्जी ने ट्वीट कर चुनाव आयोग से बंगाल में बचे हुए चुनाव को एक ही चरण में करवाने की मांग की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, कोरोना की महामारी को देखते हुए हम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव करवाने के चुनाव आयोग के फैसले का विरोध करते हैं। अब जबकि कोरोना के मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई है, इसको देखते हुए हमारी चुनाव आयोग से अपील है कि बचे हुए चरणों को एक ही बार में करवाया जाए। इससे लोग कोरोना की चपेट में आने से बच जाएंगे। बंगाल का रण जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज भी बीजेपी के दिग्गजों की ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो हैं। गृह मंत्री अमित शाह 2 रैली और 2 रोड शो करेंगे। इसके साथ ही वो एक टाउन हॉल मीटिंग भी करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक रैली, 2 रोड शो और 2 टाउन हॉल मीटिंग करेंगे। इसके साथ ही स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती भी एक रोड शो और 2 रैलियों को संबोधित करेंगे।